संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। सीएम धामी ने बाबा के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर स्मरण किया, दी भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि। धामी की अध्यक्षता में पेंशन किश्त का वितरण कार्यक्रम का आयोजन। सीएम ने कहा, पेंशन लाभार्थियों के हित में जारी किए कई महत्वपूर्ण निर्देश। धराली आपदा पर 4 महीने बाद सियासी घमासान तेज। बीजेपी का कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी ने कहा, हादसे के बाद सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे सीएम धामी। कांग्रेस ने मानने से किया इनकार। देहरादून में एलिवेटेड रोड पर काम जारी। विस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड पर अलाइनमेंट सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज कुमार पांडे ने दी जानकारी। और देहरादून में आयकर विभाग का आउटरीच कार्यक्रम। करदाताओं की समस्याओं का किया गया समाधान। करदाताओं को दी गई आयकर संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने जीवन पर शिक्षा, समानता और स्वाभिमान की अलख जगाई है। उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हुए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक समरसता और न्याय के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन किश्त का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, जिसमें उन्होंने राज्य भर के पेंशन लाभार्थियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दी जाने वाली सभी पेंशन राशि प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचना सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी वृद्धजन, दिव्यांगजन, विधवा, किसान या कमजोर वर्ग को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 1 क्लिक के माध्यम से माह नवंबर 2025 की 13,982.92 लाख रुपए की पेंशन किश्त का भुगतान करते हुए 9,38,999 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया। उन्होंने विभाग को पेंशन योजनाओं की पूरी प्रणाली को और अधिक सरल, तेज, समयबद्ध और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं समाज के सबसे कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों के लिए जीवन रेखा है। इसलिए इन योजनाओं की पारदर्शिता, सत्यापन और क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं का आंतरिक ऑडिट नियमित रूप से किया जाए, ताकि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को लाभ ना मिले। उन्होंने कहा कि सरकार की सहायता उसी तक पहुंचे जो वास्तव में उसका पात्र है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि समान प्रकृति वाली सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को इंटीग्रेशन के माध्यम से एकीकृत किया जाए, जिससे डुप्लीकेसी समाप्त हो और योजनाओं का लाभ तेजी से सही व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित हो सके। धराली आपदा को 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन राजनीतिक घमासान अब और ज्यादा तेज हो गया है। आपको बता दें, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आपदा के वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे और राहत बचाव कार्यों की खुद निगरानी की थी। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीमों ने तेजी से काम किया, लेकिन कांग्रेस इन प्रयासों को स्वीकार नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने धराली और हर्षिल का दौरा कर साफ महसूस किया कि 4 महीने बाद भी हालात जस के तस हैं और सरकार ने पीड़ितों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। 4 महीने पहले घटी उस आपदा में थराली और हरसिल की जो स्थिति थी, आज भी उनको उसी जगह पर सरकार ने छोड़ दिया है। सरकार के पास काम करना तो दूर, सरकार के पास इच्छा शक्ति भी नजर नहीं आई कि जो कहीं पर स्टार्ट दिखाओ कि सरकार यहाँ पर इस काम को शुरुआत कर रही है, लोगों को दोबारा बसाने का काम कर रही है। लोगों की सख्त नाराजगी है कि उन्हें देखिए, जिस वक्त धराली और थराली में आपदा आई थी,
उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले सर्वप्रथम पहुंच करके लोगों के साथ, उनके साथ खड़े होकर के उनकी समस्याओं का समाधान किया, वहां से लोगों को निकालने का काम किया। हमारा जितना भी संसाधन था, हमारे जितने भी आपदा प्रबंधन के अधिक उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर सियासत लगातार गर्मा गई है। आपको बता दें, जहां एक तरफ कांग्रेस एसआईआर को गलत बता रही है, तो वहीं भाजपा इसे प्रदेश हित के लिए मान रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कांग्रेस का काम हर चीज को गलत बताना है। कांग्रेस को जनता के सरोकार से मतलब नहीं है, सिर्फ हर मुद्दे पर राजनीति करनी है। कांग्रेस एसआईआर के विरोध में है, लेकिन एसआईआर डेमोग्राफी चेंज करने वालों से निजात दिलाने के लिए है। कांग्रेस ने कब गलत नहीं बताया एसआईआर को? कांग्रेस का तो काम ही गलत बताना है। अच्छा काम हो उसको भी गलत बताना है और बुरे काम हो उसको भी गलत बताना है, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। उसे जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। आज उनको क्या लगता है, अगर हमारी एसआईआर हो तो उनको क्या दिक्कत है भाई? आज अगर कुछ लोग अगर गलत तरीके से 2-2 जगह 4-4 जगह अगर वोट दे रहे हैं, अगर उनकी छानबीन करके अगर सही तरीके से एआईसीसी सदस्य करण माहरा ने कहा कि उत्तराखंड में भी एसआईआर गतिविधियां अब शुरू कर दी गई है, जो दर्शाता है कि सरकार और चुनाव आयोग की नीयत संदिग्ध है। आपको बता दें, उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के करीबियों को चिन्हित कर उनकी मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं। माहरा ने कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका पहले से विवादित है और अब ये बीजेपी के लिए काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि नाम काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि एसआईआर लागू होगा या नहीं यह तय नहीं है। माहरा ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और चुनाव आयोग से निष्पक्षता बरतने की अपील की है। काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। इससे इनकी नीयत पता चलती है। जब नाम अभी तक एसआईआर में है नहीं और एसआईआर लागू होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है और कोशिश हो रही है कि विपक्ष के लोगों के जो नज़दीकी लोग हैं उनको चिन्हित इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। लिस्टें दी जा रही, बाकायदा उनके नाम काटे जा रहे हैं और कठिन किया गया है कि 2003 के कम से कम प्रपत्र रहे। कोई लड़की अगर विवाह करके आई है और पहले वोटर नहीं थी। एकल अभियान उत्तराखंड भाग कुमाऊं के अंतर्गत अंचल उधम सिंह नगर के संच वन यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर आपको बता दें विद्यालय परिसर में मंत्रोच्चारण और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और फिर उन नन्हे मुन्नों ने शिक्षा और संस्कृति से जुड़े रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें देखकर हर कोई भाव विभोर हो गया। वन यात्रा के इस आयोजन ने न सिर्फ शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई, बल्कि ग्रामवासियों और अतिथियों के बीच आत्मीयता और सहयोग के रिश्तों को भी और मजबूत किया। अभियान के तहत भारत लोक शिक्षा परिषद जो है पूरे देश में एकल अभियान के तहत विद्यालयों का संचालन कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सरकार भी अपना काम नहीं कर पा रही है, शिक्षा नहीं ग्रहण करा पा रही है सरकार, वहां पर एकल अभियान जो है वो बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के नारा था कि जो बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच सकते, हमें वहां विद्यालयों को बच्चों के पास पहुंचाना है। तो उसी संकल्प के साथ भारत लोक शिक्षा परिषद के कार्यकर्ता विद्यालय एकल अभियान के तहत ये जो वनवासी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में और दूरस्थ क्षेत्रों में और पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में चल रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे उत्तराखंड में लगभग 4000 विद्यालय एकल ये चल रहे हैं सबके सहयोग से। और हमें लगातार जैसे हमारी दीदी आई हुई हैं और हमारे यहाँ लोकल के सब लोग आए हुए हैं, उद्योगपति लोग और समाज से। आगे बढ़ेंगे, जहां ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए देहरादून शहर का ट्रैफिक कम करने के लिए बनाई जा रही रिस्पना बंदाल एलिवेटेड रोड पर अलाइनमेंट का काम लगातार जारी है। आपको बता दें, सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि जो मकान इसकी जद में आ रहे हैं उनके सुझावों की आपत्तियों का निस्तारण किया जाना है। एनएचएआई के साथ मिलकर पीडब्ल्यूडी अलाइनमेंट को फाइनल करने जा रहा है। वहीं भूमि हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार ने पैसे दे दिए हैं, फॉरेस्ट की क्लियरेंस भी मिल चुकी है। वहीं फाइनल डिस्कशन में देखा जा रहा है कि उसमें कितना चेंज करने की आवश्यकता है ताकि लैंड एग्जीक्यूशन का पूरा पता चल सके। रिस्पना और बिंदाल जो एलिवेटेड कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं उसमें लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। इसमें पब्लिक हियरिंग वगैरह हो गई थी, तो उसके बाद जो पब्लिक ने जो सुझाव दिए, जो आपत्तियां दी, उनको फाइनली डिस्पोज करना है। तो जिला प्रशासन के स्तर पे इस पर फाइनल डिसीजन लिया जा रहा है और हम लोग, क्योंकि इसका निर्माण एनएचएआई के द्वारा किया जाना है, तो हमारी जो पीडब्ल्यूडी की टीम है वो एनएचएआई के साथ बैठ के उसके अलाइनमेंट पे फाइनलाइजेशन कर रहे हैं। आज उनकी मीटिंग भी है और मैंने नेक्स्ट वीक में दोबारा समीक्षा के लिए बुलाया सभी को।
हम लोग उसको रिव्यू करके देखेंगे कितना चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, क्या जरूरत पड़ रही है। हाँ, राजधानी देहरादून में आयकर विभाग द्वारा करदाताओं को जागरूक करने और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए एक विशेष आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें, आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन और करदाता सेवाएं विषय पर हुए इस कार्यक्रम में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने करदाताओं को समय पर कर चुकाने से जुड़े नियम, प्रक्रियाएं और लाभों की विस्तृत जानकारी साझा की है। इस अवसर पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अपर्णा करन ने करदाताओं को कर भुगतान के प्रति प्रोत्साहित किया और आश्वासन दिया कि विभाग करदाताओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समय से कर चुकाना न केवल देश की आर्थिक मजबूती में योगदान देता है, बल्कि करदाता को कई वैधानिक लाभ भी सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ेंगे, जहां टिहरी जनपद के घनवाली क्षेत्र में लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ आंदोलन लगातार तेज होता चला जा रहा है। आपको बता दें, घनसाली बस अड्डे और पिलखी अस्पताल परिसर में 2 स्थानों पर चल रहे प्रदर्शन को 40 से अधिक दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक समाधान का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। 3 प्रसव पीड़िताओं की मौत के बाद सरकार द्वारा पीएचसी पिलखी को सीएचसी में अपग्रेड करने की घोषणा किए जाने के बावजूद आंदोलनकारी अपने मुख्य मांग पिलखी अस्पताल को उपजिला चिकित्सालय एसडीएच का दर्जा दिए जाने पर अड़े हुए हैं। सर्वदलीय स्वास्थ्य जन संघर्ष समिति के बैनर तले घनसाली बस अड्डे पर व्यापार मंडल अध्यक्ष कैलाश बडोनी व पूर्व विधायक भीमलाल आर्य के नेतृत्व में 37 दिनों से धरना जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गोलमोल बयान देकर जनता को भ्रमित कर रही है और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने में भी लापरवाही बरती जा रही है। पूर्व विधायक ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो 11 दिसंबर को 11 आंदोलनकारी सामूहिक आत्मदाह जैसे चरम कदम उठाने को मजबूर होंगे। इधर पिलखी अस्पताल में घनसाली स्वास्थ्य जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आंदोलन 42वें दिन भी जारी रहा। संघर्ष मोर्चा के संयोजक अजय कंसवाल ने कहा कि स्थानीय विधायक की ओर से किए गए आश्वासन केवल कागजों तक सीमित हैं और उन्हें धरातल पर उतारने की कोई इच्छा नहीं दिख रही है। इसी के विरोध में संघर्ष मोर्चा ने अब ग्रामीण चौपाल आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसकी शुरुआत आज जमोलना गांव से कर दी गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अब वे किसी भी कीमत पर ठोस समाधान चाहते हैं। वहीं स्थानीय जनता भी आंदोलनकारियों के समर्थन में आगे आ रही है, जिससे आंदोलन और अधिक व्यापक होता जा रहा है। देखिए, जिस तरह से घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा के बैनर तले पिलखी अस्पताल में ये अनिश्चितकालीन जो धरना है, आज इसको 42वां दिन है और जो हमारे स्थानीय जो विधायक हैं श्री शक्तिलाल शाह जी, उनका मंतव्य जो है बिल्कुल भी मांगों को पूरा करने का और धरातल पर उतारने का नहीं है। देखिए, घनसाली की बदहाल व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार के लिए हम लगातार 2-3 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण जो हमारे क्षेत्र की बहन अनीशा, नीतू और दिल्ली में 10 नवंबर को हुई ब्लास्ट घटना और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस दिवस के मद्देनजर टिहरी पुलिस पूरी तरह सतर्क मोड में नजर आ रही है। संभावित सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जिले की अंतर सीमा चौकियों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एएसपी जेआर जोशी ने बताया कि पुलिस द्वारा जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सक्रियता बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों और जिलों से आने जाने वाले वाहनों, संदिग्ध व्यक्तियों और सामान की गहन जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस टीमें लगातार बॉर्डर एरिया, मुख्य बाजार क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर निरीक्षण कर रही है। एएसपी जोशी ने कहा कि यह सतर्कता आगामी दिनों में भी जारी रहेगी और सुरक्षा मानकों से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। टिहरी पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पाडली गुर्जर गांव में भूमि विवाद को लेकर आज कुछ दबंगों ने एक पक्ष के कुछ लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। इस हमले में बब्बल और वाहिद नाम के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बता दें कि पाडली गुर्जर गांव में 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है। कुछ दिन से दोनों पक्षों के बीच एक भूमि को लेकर विवाद जारी है। पीड़ित पक्ष के साकिब का आरोप है कि भूमि विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही थी। आज जानकारी मिली कि विवादित भूमि पर दूसरे पक्ष के द्वारा कुछ निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते बब्बल और वाहिद अपने परिवार के साथ मौके पर पहुंचे थे, जहां पर दूसरे पक्ष के दबंगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में बब्बल और वाहिद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि उनके परिवार के लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। घटना के बाद दोनों घायलों को उपचार के लिए
सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस के द्वारा फिलहाल मामले की जांच जारी है। सर, ये गांव के मर्डरिस्ट लोग हैं, इन पे पहले भी मर्डर का मुकदमा हुआ है। हमारे चाचा का इन्होंने मर्डर कर रखा है 2012 के करीब। तो अब इनके साथ ईदगाह के पीछे रास्ता है जो सरकारी, उसका विवाद चल रहा था। सरकारी रास्ता है पूरे गांव का वो रास्ता है, वो रास्ता कब जाने में लग रहे हैं इनकी ईदगाह के। ये एक ईदगाह के पीछे हमारे गांव में रास्ता है जो सरकारी रास्ता है। उस रास्ते के पास में लोगों की ज़मीन है जो। उत्तराखंड न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।